आर्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे करेंगे बातचीत और ज़रा मार्केट का एक आउटलुक लेते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए और इस समय के जो मैक्रो इवेंट्स हैं वो बाज़ार के लिए कितना डिस्टर्बिंग है। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला, अच्छे से बात होगी आपसे सर। बहुत सारे मैक्रो इवेंट्स हैं, मैं इसलिए बार बार इनको नोटिस करवा रहा हूँ क्योंकि इनसे ना मूड और माहौल बन रहा है। लेवल्स भले ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहे बट मूड और माहौल ज़रूर बनता है, जैसे कि इन्फ्लेशन, जैसे कि यूएस के अंदर रिकवरी, जैसे कि चाइना की रीओपनिंग। ये कुछ कुछ मैक्रो डाटाज हैं, इन सबको क्लब करके आपका एनालिसिस, आपका सिनॉप्सिस क्या कहता है सर? जनरली ऐसा होता है कि मूड और माहौल से वेल्थ नहीं बनती है। वेल्थ बनाने के लिए डे टू डे मूड हम चेक करेंगे, डे टू डे माहौल चेक हाँ। करेंगे, तो डे टू डे ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है। बट लिविंग दैट असाइड, आपने चाइना का एक अच्छा पॉइंट बताया। आज सुबह ही एक्चुअली आई पुट माय वन लिंक्डइन पोस्ट एंड ट्विटर एज वेल दैट इफ यू लुक एट द चाइना और इंडिया के साथ कंपेयर करो, तो अक्टूबर से लेके जनवरी तक रफली चाइना मार्केट हैज आउट परफॉर्म इंडिया मार्केट अबाउट 55%, 55% आउट परफॉर्मेंस ऑफ चाइना वर्सेस इंडिया मार्केट. So bulk of that China reopening is already in price in my view. I'm not expert on China, but ये जो FI की जो इतनी बड़ी सेलिंग हुई इंडियन मार्केट में और वो इंडिया मार्केट में बेच के चाइना मार्केट में टू सम एक्सटेंट दे माइट हैव डिप्लॉयड बिकॉज़ चाइना इज ऑफ कोर्स वेरी बिग मार्केट कंपेयर्ड टू इंडिया. But everything counts, am I right? And from that perspective, there is significant pressure on Indian equity market. I think from the FI perspective, from now on, मुझे नहीं लग रहा है कि FI का यहाँ पे बिकवाली होके चाइना में माल लेंगे, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो प्रीमियम था चाइना और इंडिया का, जो प्रीमियम पहले बहुत बढ़ गया था, इंडिया का प्रीमियम बहुत बढ़ गया था कंपेयर टू चाइना, दैट इज नाउ ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू हिस्टोरिक लास्ट 10 इयर्स का अगर आप पीई देखेंगे तो इट इज नाउ बैक टू द सेम पीई प्रीमियम. सो ये एक आपका ये रहा कि चाइना वर्सेस इंडिया. सो आई थिंक नाउ देयर इज नो एज सच एनी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच मेक्स समबडी बाय चाइना बाय सेलिंग इंडिया. तो वो मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा है. सो इट इज अ गुड थिंग फॉर इंडिया. सेकंड आपने बताया मैक्रो फैक्टर, और मैक्रो फैक्टर में क्या है ना कि हमें 6 से 9 महीने का व्यू लेना पड़ेगा. अगर हम डेली डेटा देखेंगे तो यूएस की मार्केट में एवरीडे 50 डेटा पॉइंट आते हैं और हर डेटा पॉइंट पे आप रिएक्शन और एक्शन नहीं कर सकते. तो इंपॉर्टेंट ये है सर कि अगले 6 से 9 से 12 महीने में इन्फ्लेशन कूल ऑफ होएगा, सप्लाई चेन प्रेशर ऑलरेडी कम हो रहा है, जो रहा सवाल जो रेंटल का, जो हाउसिंग होम प्राइसेस का, वो भी कूल होना चालू हो गया है. और ये जो कोई लैगिंग इंडिकेटर होता है जिसको 3 से 6 महीना लगता है, तो आगे जाके वो भी बेसिकली कूल ऑफ हो जाएगा. जो जो चीजें जो है सेकंड हैंड कार मार्केट, आप प्राइसेस देखो, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है, अगले 6 महीने में वो भी फेवर में आ जाएंगे. थर्ड सवाल आपका रहा इंटरेस्ट रेट का. तो इंटरेस्ट रेट का ये डॉविश है कि हॉकिश है, ये चलता रहेगा. लेकिन अगले 6 महीने के बाद बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टू कम टुवर्ड्स द डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी. ये इमीडिएटली डाउनवर्ड यूएस में नहीं होएगा, शायद एक साल कोई बहुत बड़ा चेंजेस न भी हो, एक दो और हाइक बाकी है और उसके बाद न्यूट्रल हो जाएगा. लेकिन उसके बाद अगले साल में जो मार्केट इज ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम, तो मार्केट फैक्टर करना चालू कर देगा. तो मैक्रो पिक्चर से अगर आप मुझे एक कंक्लूसिव व्यू पूछो, तो लास्ट ईयर मैक्रो वेर अगेंस्ट अस. This year, macro is going to be neutral for us, not positive. But from negative, it will become neutral. तो लास्ट ईयर इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, ये साल इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा. लास्ट ईयर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, ये साल इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा. लास्ट ईयर ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स ने टाइटनिंग की हुई थी, ये साल टाइटनिंग इतनी नहीं होगी. एक जनवरी फरवरी मार्च का फेड का छोड़ दो, तो आगे जाके टाइटनिंग नहीं होनी है. इंडिया का भी अगर आप देखो, आरबीआई का जो स्टैंड रहा, प्रो ग्रोथ रहा विथ ए फिस्कल प्रूडेंस एंड एट द सेम टाइम डेटा ड्रिवन. सो ये साल मैक्रो के लिए न्यूट्रल रहेगा. फ्रॉम नेगेटिव वी आर मूविंग टू द न्यूट्रल. मॉर्निंग राजेश, प्रियंका हियर. लास्ट टाइम वी हैड यू ऑन द पॉलिसी डे और उस दिन हम नोटिस ये देख भी रहे थे कि क्योंकि जिस तरह से आरबीआई गवर्नर भी कहते हैं कि इन्फ्लेशन थोड़ा स्टिकी रहेगा, आप इन्फ्लेशन पर अभी एक व्यू दे भी रहे थे, लेकिन बाजार इसे किस तरह रीड करता है? अगर इन्फ्लेशन क्योंकि हमने भी यहाँ देखा इंडियन मार्केट्स में सीपीआई के फिगर आए, हमने रिएक्ट किया, यूएस मार्केट्स में रेड हॉट इन्फ्लेशन आया, लेकिन बाजार फिर भी चले, फिर भी दौड़े. ये इन्फ्लेशन को किस तरह से बाजार अब रीड करा जाता है? अगर अभी कुछ और समय है इन्फ्लेशन के कूल डाउन होने तक, तब तक बाजार क्या अब इस बात को डाइजेस्ट कर चुका है और हमें इतनी वॉलेटिलिटी नहीं दिखेगी, या फिर चौपी रहेगी बाजार, दोनों मार्केट्स चाहे इंडिया हो या यूएस हो?
देखो, यूएस मार्केट और इंडिया मार्केट का बहुत बड़ा डिफरेंस है। यूएस मार्केट की डिबेट ये है कि भैया -1% ग्रोथ होएगा कि +1% ग्रोथ होएगा, रिसेशन होएगा कि रिसेशन नहीं होएगा। और इंडियन इकोनॉमी का सवाल है कि 5.5% ग्रोथ होएगा कि 6.5% ग्रोथ आएगा। तो ये बहुत अंतर है, दोनों डिबेट में बहुत अंतर है। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट और इंडिया मार्केट का जो कोरिलेशन जो है, जो वोलेटिलिटी है, एवरीडे बेसिस पे अगर आप देखिए तो अपनी मार्केट की रिएक्शन यूएस मार्केट के रिएक्शन से कम हो रही है। अगर वहां पे 2% ऊपर जा रहा है तो हम शायद 2% ऊपर नहीं जा रहे हैं। वहां पे अगर 2% नीचे जा रहा है तो हम शायद 2% नीचे नहीं जा रहे हैं। तो इंडिया मार्केट कहीं ना कहीं लास्ट 1-1.5 साल से ए स्लो स्मॉल वे ऑफ डीकपलिंग हो रही है। आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली डीकपलिंग तो मुश्किल है, ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन एक धीरे धीरे वॉलेटिलिटी जो इंडिया की है कंपेयर टू यूएस मार्केट वो कम हो रही है। वॉलेटिलिटी रहेगी क्योंकि मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स आर ऑलवेज वॉलेटिलिटी एंड दैट्स व्हाट द फन ऑफ इक्विटी मार्केट। यही तो एडवांटेज है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यही वॉलेटिलिटी का तो एडवांटेज लेना है। तो वॉलेटिलिटी से घबराना नहीं है, वॉलेटिलिटी को फ्रेंड मान के चलना है। कोई एकदम शॉर्ट टर्म व्यू नहीं लेते हुए थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू लेना पड़ेगा, कि तो ही हम वेल्थ बना पाएंगे। जैसा आपने कहा कि मूड और माहौल, तो मूड और माहौल से वेल्थ नहीं बनती है। वो मूड अच्छा भी हो सकता है, मूड खराब भी हो सकता है, क्योंकि आप डेली आपका स्टॉक प्राइस देख रहे हो, डेली आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू देखोगे, तो कभी आपका अच्छा मूड हो जाएगा, कभी खराब मूड हो जाएगा। तो वी शुड नॉट बी स्लेव टू द डेली स्टॉक प्राइसेस, वी शुड बी स्लेव टू द अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ आवर पोर्टफोलियो कंपनीज। और अगर ये सूत्र हमने मान लिया तो हमारे लिए वेल्थ बहुत आसान है बनाना, वो कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। Be slave to the daily movement. Very insightful idea coming from you, Rajesh. Good morning, Mansi this side. तो फिर अब बात करते हैं बाजार में कहाँ नजर रखनी चाहिए, या यूं कहें कि असेट्स को प्रिजर्व और ग्रो करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। 2023 में राजेश जैसे हमने एंटर किया, कई सारे न्यूज फ्लोज थे जिसे डाइजेस्ट किया हमने, बजट था, ग्लोबल सेंटिमेंट्स थे, पॉलिसीज थी, इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज थे, लेकिन इन सबको देखते हुए 2023 पर आपकी नजर कहाँ है, कौन से सेक्टर्स पर आपका फोकस है, कहाँ पर वेटेज बढ़ाई आपने? मानसी, आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट रखा। अगर हम मार्केट की मूवमेंट देखें तो अक्टूबर 2021 में निफ्टी 19,000 का लेवल पे था, जो आज निफ्टी करीब 17,500 17,700 के आसपास निफ्टी है। तो 10% का रफली प्राइस करेक्शन हो गया, 16 महीने का टाइम करेक्शन हो गया। तो अगर आप ये दोनों को कंबाइन कर लो तो रफली 25% डिस्काउंट पे आपको निफ्टी मिल रहा है। तो ये सब जो नॉइज है, ये सब जो चीजें जो लोगों को माइंड में है कि भैया आगे यूएस में रिसेशन आ जाएगा तो इंडिया में क्या होएगा, तो मार्केट्स आर ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम। अगर आप 23 मार्च 2020 लॉकडाउन को अगर आप याद करेंगे तो बाजार 40% डाउन हो गया, लेकिन जो लोगों का अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ कोविड की वजह से, जो लोगों की मृत्यु हुई, वो तो अप्रैल मई जून जुलाई में हुई, लेकिन मार्केट तो पहले ही डिस्काउंट कर दिया। तो क्या है ना कि हमें थोड़ा एक कदम आगे रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट्स आर ऑलवेज अहेड एंड वहां पे अगर हमारी नजर है तो अगले 1 से 2 साल से 3 साल निफ्टी का जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो 11, 12, 13, 14 तक रहेगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि 18-20% होएगा, वो हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम अगर हम कंजर्वेटिवली भी बात करें तो 11 से 14% का निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ रहेगा। और वही निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो लास्ट 1.5 साल में जैसा मैंने कहा, वैल्यूएशन से करेक्टेड, अर्निंग से ग्रोन, बट मार्केट से नॉट ग्रोन। इट मींस यू आर गेटिंग द सेम कंपनी। इफ अगर आप निफ्टी को कंपनी मान के चले तो सेम कंपनी हमें और सस्ती मिल रही है। और जब भी कोई चीज सस्ती मिलती है तो क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर को वो सस्ती चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, कभी लेना है कभी ऐड करना है, वो बेसिकली एनालिसिस करना पड़ेगा। और राइट टाइम पे अगर आप टाइम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका 3 से 4 साल का व्यू है तो इट इज ए वेरी गुड एंट्री पॉइंट। कंसोलिडेशन रहेगा और 2-3-4 महीना कंसोलिडेशन हो सकता है, वोलेटिलिटी छोटी मोटी आ सकती है, लेकिन द वर्स्ट ऑफ मैक्रो न्यूज इज बिहाइंड यू। और बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारी बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, बहुत सारी अल्फा अपॉर्चुनिटीज दिख रही है हमें, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो। हमने बहुत डिटेल में बात किया था आपकी चैनल के साथ कैपिटल गुड्स पे करीब 6, 8, 12 महीने पहले। और आज अगर आप सब कैपिटल गुड्स के स्टॉक प्राइसेस देखें तो दे मोस्ट ऑफ देम आर 52 वीक हाई। तो ये 1 साल में क्या नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें हो गई मैक्रो नेगेटिव, लेकिन स्टॉक तो ये सब 52 वीक हाई है।
तो यही दिखा रहा है, जो मैं वापस रिएटरेट करूंगा, कि अपनी नजर जो है वो कंपनीज पे रखी है, फंडामेंटल्स पे रखी है, अर्निंग्स पे रखी है, और अगर यहाँ पे अगर आपकी नजर बनी रहेगी तो वेल्थ बनाना इतना मुश्किल नहीं। राइट राजेश, बहुत क्लैरिटी के साथ आपने हमें ये चीज़ें समझाई। तो मैक्रो इन्वायरमेंट इस साल के लिए न्यूट्रल रहेगा, अर्निंग्स विजिबिलिटी जहां दिखती है वहाँ वेल्थ बनाना मुश्किल नहीं होगा। ये दो बड़े टेक अवेज हम आपसे कॉन्वर्सेशन में लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारी बातचीत हमारे साथ करने के लिए।